गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते इंदिरा जी। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर आए नहीं लगता अभी। गुड इवनिंग इंदिरा जी। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? गुड इवनिंग हाँ हाँ, एवरीबॉडी। ठीक हूँ। नहीं। और पाड़ा में बहुत शोर हो रहा है, न्यू ईयर का पार्टी चल रहा है। सारी जगह यही चल रहा है। मैंने सोचा था आज गुरुजी छुट्टी कर देंगे, पर क्लास है। हाँ, हाँ, क्लास तो आज होगी, साल का अंतिम दिन है। हम लोग अष्टम वाले हैं ना, हम लोग रिसर्च वर्क करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पढ़ाई के बाद पार्टी करेंगे। और बताइए रूबी जी, कैसी प्रैक्टिस चल रही है आपकी? प्रैक्टिस मतलब पढ़ाई पर पढ़ाई ध्यान। मतलब प्रैक्टिस से मेरा मतलब हाँ पढ़ाई है। हाँ। हाँ, तो गलत अभी वर्ड यूज किया। तो फल दीपिका पढ़ रहे हैं और जैमिनी शास्त्र पर ध्यान दे रहे हैं, तो वही फल दीपिका ही रोज रीडिंग कर रहे हैं। तो एक एक चैप्टर करके पढ़ते जाते हैं, तो कुछ नया सूत्र जो गुरु जी ही पढ़ाई रहते हैं ना, उसको रिपीट करने का मौका मिलता है। और ये बृहत पराशर है, हाँ उसको हाँ। पढ़ते रहते हैं। तो वही है, अभी इतना ही चल रहा है। और अपने ही फैमिली मेंबर्स के चार्ट पर वो सारा कुछ जो सूत्र रहता है वो लागू करके देखते रहते हैं कि अमात्य कारक और आत्म कारक किसके किसके लगन में बैठा है। जैसे अच्छा। मैंने अभी एक चार्ट देख रही थी, तो वो बीमार थी, तो मैंने देखा कि उसके आत्म कारक में ही ज्ञाति कारक बैठा हुआ था। तो हो सकता है कि इसके कारण ही वो बहुत ज्यादा बीमार है, क्योंकि ज्ञाति कारक जो था वो उसके लगन में ही बैठा हुआ था। और हम्म। छठे में ही सूर्य था उसका आत्म कारक। तो ये सारा जो सिम्टम था उसको जोड़ जोड़ के देख रहे थे, करंट पास हो रहा है कि नहीं। आप देख रहे हो, जरूर हो ही रहा होगा। नहीं, पर ऐसा है ना कि इसमें इसमें दशा का भी तो रोल होगा ना। हाँ, नहीं हाँ दशा वहां का वही तो वहां होगा। रहने से नहीं हो सकता। इसीलिए दश तो बीच मतलब जितना दूर तक गुरुजी ले गए उतना दूर तक हाँ, गए। मतलब तो कम टेंडेंसी से उसकी कम, वही रहेगी। हाँ, कि टेंडेंसी कम वही से कम रहेगी। ये पता चला कि आत्मकारक के साथ वो ज्ञाति कारक था, तो एक रीजन हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस तो सबको उतने राम ही राम दूर तक। मेरी। राम राम। कैसी हैं रूबी जी? हाँ, राम अच्छी राम हूँ। नाना जी। राम राम राकेश जी, की हाल चाल ਤੁਹਾਡਾ? फर्स्ट क्लास। हम्म। अभी जो रूबी जी की बात मैं सुन रही थी, उतने में मुझे ये समझ में आया कि जो गुरुजी ने बोला था ना कि कारकांश लग्न बन गया, तो हाँ कारकांश आकाश। लग्न में जो D1 चार्ट में बैठे ग्रह हैं उनको उसी स्थिति में बिठा देना है, तो वो कारकांश कुंडली बन गई। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। और जो स्वांश बनेगा उसमें फिर जो आत्मकारक है उसको लग्न बना के और फिर D9। D9 वाले ग्रहों हाँ, को बिठाना। इतना बिल्कुल क्लियर हो बिल्कुल गया मुझे कल बिल्कुल हाँ पढ़ने बिल्कुल। पर। हाँ, ये अब समझ में आ गया। हाँ और जिस तरह गुरुजी ने बताया कि ये सारे अगर ये राशि हो तो ये इस तरह का वो बैठेगा, वो भी क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज जो मुझे नहीं अभी समझ में आ गई कि वर्णद लग्न की बात पुस्तक में हो रही है, कौन सा तो लगन? वो तो भी पढ़ाया नहीं है ना गुरुजी ने, नहीं, ना वर्णद कौन सा ना लग्न। लगन? कौन सा लगन? वर्णद लग्न। वर्नाद ये लग्न, हाँ। वर्णात हाँ, लग्न, हाँ जी। वो क्या अभी तो इससे होता हम है? लोग को सिर्फ प्रोफेशन को गुरु जी देखते हैं। हैं? आरूढ़ लगन पढ़ा है ना, हम लोग को अभी तक तो सिर्फ नमस्कार आरूढ़ आप लगन। लोगों प्रणाम को। सर। नहीं, आरूढ़ लग्न भी नहीं पढ़ा। प्रणाम सर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु प्रणाम। जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम सर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम अंग्रेज जी, प्रणाम। प्रणाम। साल का अंतिम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। 2023 का अंतिम इसका प्रणाम। ऐसी कोई बात नहीं है। हमने सोचा कि पार्टियां तो होंगी ही। हम्म। तो ज्यादातर पार्टियां जो होती है ना, घर में टीवी के पास होता है, खाना पीना बनते रहता है, टीवी देखते रहते हैं। तो थोड़ा समय निकाल लिया जाए, हम लोग भी एक साथ बैठ जाएंगे तो ये भी पार्टी हो रही है, यही मान करके चलिए। इस साल का आखिरी शाम है, सब अपने अपने ग्रुप में पार्टी कर रहा है, तो हम लोग भी अपने ग्रुप में बैठ करके थोड़ा देर अध्ययन का पार्टी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हमको पूछी अनीता कि सर क्लास लेंगे क्या? हमने कहा कि तो अगर क्लास नहीं लेंगे तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, और कम से कम ग्रुप के साथ जुड़ेंगे, जितने लोग भी आएंगे उनके साथ आनंद उठाएंगे। सर अकेली मैं थी जो कहने वाली थी कि सर मत लीजिए क्लास, आज तो बाहर जाएंगे। फिर मैंने बाहर सोचा कहाँ कि जाना है? जब बाहर जब बहुत ट्रैफिक है।
सर जाके बैठ जाते पहले ही सर किसी भी जगह पे। रात को यहाँ तो लेट इतनी आते, उसके सर्दी बाद सर्दी ट्रैफिक हो कहाँ रही है, था। यहाँ तो बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही बिल्कुल, इतनी सर्दी ज्यादा हो रही है। आज पूरा दिन से धूप नहीं निकली आज सुबह से। न सर्दी सर्दियों का में ही लोग मजा ले रहे हैं, शिमला कुल्लू मनाली कहाँ रोहतांग हाँ कहाँ बिल्कुल, कहाँ लोग पहुंचे हुए बिल्कुल हैं। वो फिर बोतल साथ में रखते हैं गुरु जी। हाँ, जो भी साथ में रखते हो, ठीक है ना। बुढ़ापे पे भी लाठी का सहारा है तो जाड़े में बोतल का सहारा है, तो क्या कीजिएगा। ठीक बात है। तो चलते रहता है। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा था, ज्यादा स्पीड में सीखना भी नहीं है, क्योंकि सबको पकड़ना भी है। तो कितने लोगों ने आत्म कारकांश लग्न के ऊपर अन्य ग्रहों के प्रभावों को समझने का प्रयास किया कि आत्म कारकांश यदि सूर्य हो तो क्या, चंद्रमा हो तो क्या, मंगल हो तो क्या, कितने लोगों ने प्रयास किया। सर प्रयास तो किया है अब, लेकिन जो पुराने वीडियो आपके जो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास थी उनको देख के समझने की कोशिश भी की है, लेकिन धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। लेकिन जो बुक हाँ आपने भेजी थी वो नहीं पढ़ी सर, वो थोड़ी टफ लग रही है। हाँ, कोई बात नहीं। दूसरे बुक की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, देखेंगे, अगर व्यवस्था बन जाएगी तो भेजेंगे, और नहीं बन पाई तो कोई बात नहीं, जब तक पढ़ते रहिए। तो हमने बहुत साधारण सा प्रश्न किया। हमने आप लोगों को छोड़ा था इसी शर्त पे कि आप लोग सबका अलग अलग होगा ना, तो उस अलग अलग प्रभाव के ऊपर आप लोगों का यदि कोई फीडबैक मिलता तो जेमिनी में आगे बढ़ने में थोड़ा आनंद मिलता। ठीक है ना। तो अगर कोई फीडबैक देना चाहे, कुछ भी पढ़ा हो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। गुरुजी सर अभी जो तक तो आपके खाली कारकांश और लग्न और स्वांश कैसे बननी है कुंडली वही समझ में आया है, और उसको भी धीरे धीरे जो सूत्र आपने उस दिन 14 पढ़ाए थे उसको पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन अभी पूरी तरह वो उतरे नहीं हैं। अगर कोई बात उसको हम जोड़ें, जो हम वैदिक ज्योतिष पढ़े हैं तो उनसे कुछ चीजों के बारे में समझ में आता है, लेकिन जो राशियों का जो प्रभाव है कि यहाँ पे ग्रह बैठे हैं, वो थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं हुआ। भिन्नता है। जी। और कुछ चीज ना, जैसे ठोक के बता दिया कि ऐसा ही, इसके अलावा इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। तो वो बहुत सारी बातें ऐसे हैं, समझिएगा, एक दो बारी वीडियो देखना है, फिर टेक्स्ट उपलब्ध कराएंगे, उसको पढ़ना है। नहीं समझ में आएगा तो बीच बीच में हमको दबाव डाल करके क्लास लेना है। अभी एग्जाम्पल समझाएंगे, दशा आएगा, दृष्टियां आएंगी, बहुत चीजें बाकी हैं। अभी तो हम लोग बहुत प्रारंभिक स्टेज में हैं। सिर्फ ये समझना है कि कारकांश लग्न क्या है। और अभी हम जैसे क्लास में आए तो वर्णन की चर्चा हो रही। स्वामी ने वर्ण पूछा कि हाँ, वो क्या होता है। तो हम आरूढ़ लग्न ही पढ़ेंगे, वर्णन आदि लग्न नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए उसको दिमाग से निकाल दें। क्यों, अच्छा ठीक। वर्णन लग्न निकालने के लिए बताया गया, लेकिन उसके ऊपर कोई व्याख्या नहीं दी गई। जैसे हम लोग कारकांश लग्न, आरूढ़ लग्न ये सब पढ़ेंगे तो इस पे व्याख्या दी गई है कि कैसे हम इसको आगे समझेंगे, क्या इससे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। लेकिन वर्णद लग्न के ऊपर कोई व्याख्या दी नहीं गई है, इसलिए वर्णद आदि दो तीन लग्न है, पद लग्न तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो उसकी चर्चा हम लोगों को करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना। क्योंकि गुरुजी उसकी गणितीय पद्धति ही हमको थोड़ी सी विचित्र लगी। वो गणितीय पद्धति तक ही उपलब्ध है, उसके आगे उसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं, इसीलिए उसको लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है। ठीक है गुरु जी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत बातें ऐसी हैं जो हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना। और अब ये जो जैमिनी सूत्र की बात है, जिस ऋषि के द्वारा प्रतिपादित है, जैमिनी ऋषि, हमने कहा है कि उन्होंने मीमांसा दर्शन की भी रचना की थी। और अब ये 5000 साल पूर्व के आसपास का है, या 700 ईसा पूर्व के आसपास का है। इसमें बड़ा मुश्किल है, तो आप समझ सकते हैं कि इतना पुराना विषय है, हम लोगों के पास जितना उपलब्ध है उसी से आगे बढ़ने की जरूरत है। व्याख्या, हाँ नमस्कार विद्या। व्याख्याकारों ने अपनी अपनी व्याख्या देने का प्रयास किया है, जिसका विशेष विस्तार प्राप्त है उसको ही समझने का प्रयास करें।
तो कारकांश लग्न के ऊपर क्या कहना चाहेंगे अनुराधा जी? आपने कैसे कारकांश लग्न को बनाया? आप अनम्यूट कर लीजिए, फिर बोलिएगा। जी गुरुजी इतना हमको समझ में आया कि जब हम कुंडली के ग्रहों की स्थिति को, उनके अंशों को देखकर जब हम सातों कारक निकाल लेते हैं आत्म कारक, तो आत्म कारक ग्रह जो है D1 चार्ट, वो जिस उसमें है, जिस नवांश में है, वो लग्न बन जाता है। और D1 चार्ट में बैठे हुए ग्रहों को उस लग्न के अनुसार बिठा दिया जाता है, तो वो कारकांश बन जाता है। और स्वांश जो बनेगा, उसमें जिस नवांश में हमारा आत्मकारक ग्रह गया है, वो उसको वहां पे बिठाकर D9 चार्ट में बैठे हुए ग्रहों को स्थापित कर दिया जाएगा। तो ये कारकांश और स्वांश कुंडलियां बन जाएंगी। चलिए, वेरी गुड। रंजीत पटेल जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, इसमें मेरे कारकांश में 11 नंबर की राशि आई हुई है कारकांश के लग्न में। तो धर्म का प्रभाव आप बता रहे थे उसमें, तो धर्म का प्रभाव विशेष है गुरुजी मेरे जीवन में, ये कहना था। चलिए, वेरी गुड। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? और कारकांश लग्न में कौन से ग्रह हैं? केतु ग्रह है। केतु के लिए मैंने क्या बताया? ये पलट के देखिए। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बताया गुरुजी केतु के लिए आपने। हाथियों का व्यापार बता रहे थे गुरुजी, बड़ा व्यापार बता रहे थे। वाहन मतलब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी काम। आप करते क्या बड़े हैं? हाथी। मैं टीचर हूँ गुरुजी, मैथ्स का टीचर हूँ। चलिए, कोई बात। और व्यापार में किसानी है, कृषि है, 18-20 एकड़ जमीन है। बहुत अच्छी बात। गुरुजी मेरा तो बिल्कुल ठीक बैठता है कुंभ की वजह से, जो आपने बताया था कि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति और विद्या से जुड़े रहने का, कि मनुष्य धार्मिक स्वभाव का होता है और तड़ाग आदि जन सुविधाओं की वस्तुओं का निर्माण करता है। तड़ाग आदि अब जन सुविधा नहीं कहेंगे, अब जन संपर्क में आप रहते हो, जनता के कल्याण की बात सोचते हो। जी जी जी। किसी न किसी रूप में समाज सेवा में यदि आप हैं जी, तो ये कहा जाएगा। जी। और गुरुजी ये जो इसमें जैसे ये पंच और तंत्र ये जो बताया तत्व, ये हमने उसको पढ़ा कि ये अक्षरों के आधार पर उनकी नंबरिंग है, जिसको हम कटपयादी बोलते हैं। ये भी हमको थोड़ा सा इसमें असुविधा हुई समझने में, लेकिन फिर उसके हिसाब से, जैसे अब आप पंचमूषक अगर हम सोचें कि पंच को मेष क्यों कहा जा रहा है, तो वो थोड़ा सा उसमें समझने में असुविधा हुई हमको, कोई लेकिन बात नहीं, कपटयादी समझा सूत्र जाए। को एक बारी हम कोशिश करेंगे क्लास में ले लेने का। बाकी उसको उससे बहुत ज्यादा प्रिडिक्शंस को मतलब नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। लेकिन सर मैंने मेरा कारकांश देखा था, वृश्चिक का बन रहा था, लेकिन उसमें जैसे लिखवाया था सांप से भय या जल आदि से भय, ऐसा कुछ लगा नहीं, तो समझ नहीं आया फिर। कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने सबको कहा कि सबको अपना शुक्र अपना है देखेंगे। उसमें। हाँ, सबको अपना अपना देखेंगे। उसमें से 10 में से 6 लोग तो हाँ में जवाब देंगे ना, तो 10 में से 6 लोग हाँ में जवाब देंगे नीतू, तो वो सिद्धांत माना जाएगा। ठीक है ना? जी ठीक है सर, उसको और फिर डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, उसको और डिटेल समझने की कोशिश करें। जी गुरुजी मेरा धनु का है कारकांश, और हाँ। मुझे वास्तव में ये लगता है, मतलब कई बार नींद में कि एकदम से किसी ने मुझे ऊपर से नीचे फेंक दिया हो और मैं एकदम से चमक के उड़ जाती हूँ। ये मेरे साथ हमेशा होता है। चलिए, तो अच्छी बात है। सर मेरा 5 नंबर में सूर्य बैठा है कारकांश में, लेकिन तो वो तो समझ में आता है कि हिंसक पशुओं से भय रहता है, 5 नंबर से अपन ही कह सकते हैं। लेकिन सूर्य है, लेकिन अभी तक तो मैं हाउस वाइफ ही हूँ, किसी राजा मतलब सरकारी पद पे काम नहीं किया है या कोई अच्छे उस पे, तो फिर कैसे बैठाऊंगी? तो आप लोगों को एक चीज कहना चाहेंगे कि ये जो हमारा समाज है ये पुरुष प्रधान है। ठीक है, तो ये जितने भी नियम बताए जाते हैं ना, ये सब पुरुषों के ऊपर मैक्सिमम लागू होते हैं।
एक प्रश्न आया मेरे जीवन में, कभी सॉल्व कर पाएंगे कि सर पुरुषों का तो कुछ नहीं होता, लेकिन स्त्रियों के जीवन में एक परिवर्तन होता ही होता है, वो शादी के बाद घर बदल जाता है। इसको हम पत्रिका में कैसे देखें? अब आप लोगों को यकीन नहीं होगा और हमको आपके साथ शेयर करने में कोई तकलीफ नहीं है। मैं बहुत सोचता हूँ इसके विषय में कि इसको देखने का कोई तरीका होना चाहिए कि हम इस बात को समझ सकें। ये तो जानते हैं कि यहाँ शादी होगी तो शादी तो लड़के की भी होगी, लेकिन घर तो लड़की का बदल जाता है, और घर ही नहीं पूरा जीवन बदल जाता है। तो क्या इस बदलाव को पत्रिका में कैसे समझा जाए? हम जहां भी पढ़ते रहते हैं वहां ध्यान देते रहते हैं, कुछ ऐसा संकेत मिले, नहीं मिला। स्त्री जातक को एक बार नहीं कई बार पढ़ लिया, नहीं मिला। तो बहुत कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका संकेत नहीं मिलता। और दूसरा जो हमने कहा कि हमारा शास्त्र, हमारा समाज सब पुरुष प्रधान है, तो इसकी वजह से पुरुषों के ऊपर ज्यादा लागू हो जाता है, महिलाओं के ऊपर कम। अब तो मान लीजिए अंग्रेज जी की, अब आप इस युग में हैं जहाँ की आप महिलाएं काम करने के लिए इच्छुक हैं, और किसी भी तरह का काम, पायलट का भी काम कर रही है, सिक्योरिटी गार्ड का भी काम कर रही है महिलाएं। तो हर तरह का काम करने में महिलाएं आगे आ रही हैं। तो अब आप अपने करियर के विषय में सोच सकते हैं। आज से 40-50 साल पहले कितनी महिलाएं अपने करियर के विषय में सोच सकती? बता दीजिए, आप ही लोग सोच ही नहीं सकती थी। बहुत अधिक से अधिक हो गया तो टीचर हो गए, और अधिक अच्छा हो गया तो डॉक्टर हो गए। इससे ज्यादा और कहीं महिलाएं अगर थी तो उसमें कहा जाता था कि अगर नर्स की बात कर लेते हैं, आज बहुत सम्मान के दृष्टि से लोग देखते हैं या और करते हैं। आज से 50 साल पहले नर्सेस कोई भला परिवार जिसको कहते हैं, उस परिवार से लोग उसमें जाना ही नहीं चाहते थे, और आज सभी लोग जाना चाहते हैं। तो अब जो काम करने की स्वतंत्रता और उत्साह हमारे पास आज है, वो आज से 50 साल पहले नहीं होता था। महिलाएं पढ़ती लिखती थी, उसको 10th कर लेना, 12th कर लेना, ग्रेजुएशन करा देना, जैसा परिवार होता था वैसा होता था। कई महिलाएं को 7वीं पास करने के बाद ही पढ़ाई छोड़ना पड़ता था, शादी करा दिया जाता था। कई महिलाएं 10वीं तक जाती थी। हमेशा मैं तो अपनी कक्षा में रहा, मैं अपने गांव के मिडिल स्कूल से, मध्य विद्यालय से पास हुआ। वहां से स्कॉलरशिप लेकर के हाई स्कूल में गया था। तो जिस स्कूल में गया वहां पे लड़कियां अलाउ नहीं थी, बॉयज हाई स्कूल था। तो लेकिन गांव में जब रहा तो लड़के 50 हैं तो लड़कियां 10 हैं। ये रेशियो तो समाज का था नहीं, लेकिन लड़कियां पढ़ने कम आती थी। तो इसीलिए अब विशेष रूप से पुरुषों के ऊपर लागू करने पर यह पता चलेगा। चलिए ठीक है, राकेश कौशल जी। गुरु जी, मेरा जो है आत्माकारक गुरु है, और गुरु मेरा, गुरु के मतलब पाइसेस में है, मीन के निवास में है, और उसमें सूर्य और बुध दोनों हैं। मतलब D1 चार्ट में सूर्य और बुध मीन राशि में है। तो सूर्य जैसे गवर्नमेंट जॉब का कहते हैं, तो वो गवर्नमेंट जॉब तो नहीं रही मेरी, मतलब लेकिन परमानेंट तो रही, मतलब यानी कि डर तो रहा, प्राइवेट जॉब में डर रहता ही है सबको, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे कुछ कहा हो या अपनी मर्जी से ही तो काम वही हो गया, स्टेबल रहा। हाँ जी। हाँ, तो और बुध आपसे का तो इंटेलिजेंस है ही, हाँ, है ना जी। उसका जो है, और पाइसेस में होने से, मतलब मीन में होने से, वो कहते हैं कि मुक्ति की तरफ ध्यान ज्यादा रहेगा, तो वो रहता ही है गुरु जी लगभग। चलिए अच्छी बात है। विद्या, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा भी कारकांश मीन का ही है और बुद्धि बैठा है, और D1 चार्ट में लग्न भी मीन का है, दोनों में सेम ही है। तो बताओ अपने बारे में। तो मुक्ति के तरफ तो ध्यान है, जैसे बोले थे वो, और बाकी तो मैंने क्लास आधा देखा था, तो इतना तक ही देखी। अभी मुक्ति के बाद मत सोचो। जी गुरु ठीक जी। है ना, अभी मुक्ति की बात नहीं सोचनी, अभी जीने की बात सोचो। ठीक है जी। ये होता है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें, लेकिन अभी इतना मोक्ष के बारे में सोचना, अर्थात
वो थैला लेकर के सन्यासी बनने वाला जुगाड़ हो जाएगा। तो परिवार बच्चे हैं, वो नीरसता आ जाएगी जीवन में, इसीलिए आनंद लो। रवि कुमार जी। हाँ सर, मेरा जो आत्मा कारक है वो शनि है, लग्न में बैठा है और D1 चार्ट में, और धनु नवांश में है। अ, इसमें धनु कारकांश मतलब धनु नवांश में, और इसमें जैसे बताया फियर ऑफ एक्सीडेंट, व्हीकल, हाई प्लेसेस, ऐसा। तो सर मैं जब भी ड्राइव करता हूँ बहुत ध्यान दे के ड्राइव करता हूँ, मतलब बहुत कॉन्शियस होके ड्राइव करता हूँ। तो ये आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि भाई फियर ऑफ एक्सीडेंट इसीलिए ध्यान दे के ड्राइव कर रहे हैं, या वैसे मतलब अगर इसको ऐसा मैं इंटरप्रेट करूँ? बिल्कुल ऐसा ले सकते हैं आप। ओके सर, इसमें जैसे नवांश में भी, अब जैसे शनि धनु नवांश में है तो उसमें दूसरे ग्रह भी हैं, जैसे बुध और शुक्र है, और आगे गुरु वो और। सबके विषय में पढ़ेंगे। अच्छा, ओके। आगे वो सबके विषय में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो आपके कारकांश लग्न में है, धनु में कौन है? धनु में सर नवांश में, नवांश की बात कर रहे हैं ना सर, मतलब या D1 की या D9 की बोल रहे हैं? D9 से तो धनु उठा लेना। अभी तो हाँ अनुराधा जी ने आपको बताया, बाकी सब आपके पत्रिका में जो है उसको बिठाना। हाँ सर, उसमें चंद्रमा है, धनु राशि। आपका आत्मकारक ग्रह कौन है? शनि। शनि है, तो प्रसिद्धि को प्राप्त करना। तो किसी भी प्रकार से आप प्रसिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। चलिए आगे देखिए कि किसी भी प्रकार की प्रसिद्धि प्राप्त होती है या नहीं। इंदिरा राणा जी। हाँ जी सर, मेरा आत्म कारक जो है वो गुरु है, और धनु में ही वो कारकांश बनता है। अब तो ऊंचाई से भय लगता है। सर नहीं कह सकते, मैं तो, मुझे तो ड्राइविंग से भी भय नहीं लगता। कोई बात नहीं। पर सर जैसे ये नवांश में हमने देखा कि वो मेरा जो आत्म कारक है वो धनु में गया, तो उसके साथ ही वहां पे मरकरी और सैटर्न भी हैं, तो उसको भी उससे ऐड करके लेंगे? हाँ लेना पड़ेगा, उसके भी गुणों को लेना पड़ेगा। आज हम लोग उसी तरह से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है? जी SK तिवारी जी। सर मेरा जो आत्म कारक है वो गुरु है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, लग्न कुंडली में कुंभ राशि में 8वें भाव में। तो इसके हिसाब से तो हमको टीचर वगैरह होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए। लेकिन मेरे 60 साल हो गया सर, मुझे टीचिंग से बड़ा लगाव रहा। टीचिंग का मुझे कभी कोई जॉब नहीं मिला, हालांकि इसकी पूर्ति मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में साइंटिस्ट रहा हूँ। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लेक्चर दे के अपना शौक पूरा करता हूँ, जबरदस्ती पढ़ने पढ़ाने का शौक है। और मैं, लोगों का कहना है कि आप अच्छा टीचिंग कर लेते हो, लेकिन बाय प्रोफेशन में टीचर नहीं हो पाया सर। वो बाय प्रोफेशन आप ये समझ लीजिए कि देश काल और परिस्थिति के को आप समझते हुए हम अपने प्रोफेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट उस प्रोफेशन से हम कितने खुश हैं जी ये समझना जरूरी है। आप 100% लोगों को पूछेंगे ना जी कि भाई दिल पे हाथ रखे बोलो, जो काम कर रहे हो उससे तुम प्रसन्न हो, तो उसमें से 80% लोग, 90% लोग अगर रोया नहीं तो कम से कम ये ईमानदारी से बता देगा ये फालतू है, अपना जीवन यापन करने के लिए कर रहा है, ठीक है। और सर हमने कहीं पढ़ा था कि गुरु के साथ सूर्य हो या सूर्य गुरु का दृष्टिवत संबंध हो, तो उस आदमी को मरुस्थल में भी छोड़ के आओ तो वो फेमस हो जाता है। हमको सर अंडमान निकोबार भी भेज दीजिए, 1 हफ्ते में सब लोग पहचानने लगेंगे। बढ़िया है। 1 हफ्ते में अच्छी हम बात अपने। है। ये होना चाहिए। गुंजन प्रियदर्शी। प्रणाम ऐसा है सर। ना सर, गुरु गुरु और सर शुक्र का दृष्टिवत संबंध होने से गुरु और सूर्य का सर ऐसा है ना सर, फलित। बिल्कुल ऐश्वर्य, यश यश की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होनी चाहिए। जी गुंजन प्रियदर्शी। प्रणाम सर। सर प्रणाम। मेरा आत्म कारक ग्रह सूर्य है और मीन के नवांश में बैठा हुआ है,
और मेरा मेष लग्न है, तो सर मीन मोक्ष त्रिकोण में भी पड़ा, तो एक धार्मिक कार्य में मन तो लगता है, और मोक्ष वगैरह के बारे में जानने की जिज्ञासा भी है, इतना तो है। चलिए, कुछ तो सिमिलरिटी आई। सुदर्शन कोटा जी। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, मेरा सिंह राशि का कारकांश है और सूर्य ही बैठे हैं सिंह राशि में। तो ये जो लिखा है कुत्तों और बिल्लियों के काटने का भय, ये तो बचपन से रहा है। मैं यूएस भी गया था तो वहाँ कुत्ते ने दौड़ा दिया था मुझे, तो वो पीछा नहीं छोड़ता। पर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि मेरी पुत्री और पत्नी जो है वो पेट्स के बहुत बहुत ज़्यादा फेवर में है। तो पहले जहाँ रहता था वहाँ तो सोसाइटी अलाउ नहीं करती थी पेट्स को। मैं बोलता था अच्छा ये तो अलाउ नहीं करेंगे। अब 6 महीने पहले यहाँ आया हूँ तो यहाँ पेट्स अलाउ करते हैं, तभी बड़ा चल रहा है। तो मैं अभी आध्यात्म बताता हूँ कि हमारे शास्त्र में लिखा है कि कुत्तों को गेट के बाहर ही रखना चाहिए, घर के अंदर नहीं आना चाहिए। तो वैसे मैनेज कर रहा हूँ। तो एक तो वो हो गया, और दूसरा वो सही है कि स्टेबल जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, गवर्नमेंट में नहीं हूँ। बट जितना लंबा हो सके मैं चेंज नहीं करता हूँ। और हाँ, तो वहाँ तक काफ़ी सही बैठा है ये सूत्र। चलिए, वेरी गुड। अनुराधा जी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था कि मान लीजिए जैसे कारकांश लग्न में कोई ग्रह बैठा ही ना हो, क्योंकि एक ग्रह कारकांश तो कुंडली जब बैठेगा ही ना, एक ग्रह तो होगा ही ना। नहीं, वही हम सोच रहे थे गुरुजी। आपने बताया कि कारकांश कुंडली जब बनती है, हमने बनाया, मेरा जैसे आत्मकारक ग्रह चंद्रमा है और उस D1 चार्ट में चंद्रमा मेरी मीन राशि में है, तो जब हम लग्न बनाएंगे तो द्वितीय भाव में आ जाएगा। वो आत्मकारक तो नहीं रहा, अमात्य कारक स्थिति दिखती है। तो जो लग्न है हमारा वो उसमें कोई ग्रह नहीं है कारकांश में, तो ऐसी फिर स्थिति आप को गड़बड़ कैसे? हो गए, फिर कंफ्यूज कर गए। अभी आप ही ने बताया और आप ही कंफ्यूज कर गए। आत्मकारक ग्रह जिस नवांश राशि में गया हो वही कारकांश। तो एक कारकांश लग्न में उसको बिठा करके सोचे। वो चंद्रमा यदि आत्मकारक है और वो यदि मीन के नवांश में गया है तो चंद्रमा तो वहां स्थित है। ये आपको गुरुजी, मीन के नवांश में नहीं गया गुरुजी, वो कुंभ के नवांश में गया। हाँ, तो कुंभ के नवांश में गया है, तो अर्थात कुंभ में चंद्रमा तो है। कारकांश लग्न में चंद्रमा स्थित है, ये आपको मानना है। बाकी सब ग्रह एज इट इज बिठाए। अच्छा, अब क्लियर हुआ गुरुजी कि कुंभ के नवांश में गया तो वहां पे चंद्रमा, वैसे D1 में वो मीन का है राहु के संग। जी, थैंक यू। एक को राउंड अप कर लेंगे कि ये कारकांश में हो। जी जी ठीक जी, है, समझ गए। उस तरह से समझ। थैंक यू जी मनीष जी बताइए। मनीष जी आप ही के पास। हाँ गुरुजी। हाँ बताइए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, जैसे हमारा जो है वो आत्मकारक ग्रह हमारे कुंडली में शनि है, सबसे अधिक डिग्री पे वही है, तो वो 4th हाउस में। लेकिन जब उसको यही ये आत्मकारक हो गया, जब ये नौमांश में जिस उसमें राशि में जाएगा वही हमारा कारकांश का लग्न हो जाएगा। तो ये गया है वृषभ राशि में, और वृषभ राशि में जाकर बैठा तो ये कारकांश का लग्न हमारा वो हो गया वृषभ। लेकिन उसके उसके उस राशि में तो गुरुजी ये बैठना चाहिए ना, शनि को बैठना चाहिए ना, उसमें केतु बैठा है। वो अलग चीज है, लेकिन वो तो नवांश निकाल के बताया है ना, वो कारकांश निकाल के थोड़ी बताया है। वो तो पराशरी सिद्धांत से बनाया हुआ। क्लियर हो गया? नहीं, कारकांश हमारा आपने कहा था कि जो आत्मकारक जिस नवांश में जाकर बैठेगा वही कारकांश का लग्न होगा। तो कारकांश का लग्न अगर वो हो गया तो वृषभ राशि में जाकर नवांश में जाकर बैठा आत्मकारक ग्रह, तो वो वृषभ राशि का लग्न तो हो गया ये जो है हमारा। लेकिन उसमें उसमें ग्रह जो बैठेगा वो तो वही आत्मकारक ग्रह ही बैठेगा ना उसमें। पहले तो आत्मकारक ग्रह ही बैठेगा। हाँ, तो आत्मकारक ग्रह कहाँ बैठा? शनि को बैठना चाहिए, नहीं बैठे ना वो तो वो उसमें तो केतु बैठे। आइए अभी समझने का प्रयास। इस पत्रिका में कौन है आत्मकारक बताइए। मनीष जी आपके लिए। हाँ गुरुजी। किस वाली में? ये जो अभी आपके सामने लाए,
इसमें है 21 11 सूर्य है। सूर्य है इसमें कुछ। सूर्य है गुरुजी। तो सूर्य कहाँ गया है? सूर्य कर्क गया है इसमें कर्क राशि में। तो यही तो कारकांश हो गया ना। तो यहाँ तो सूर्य दिखाई दे ही रहा है, कहाँ है नहीं दिखाई दे। नहीं, इसमें तो गुरुजी सूर्य, लेकिन अब एक कारकांश लग्न बनेगा ना ये। अब इसको हम कारकांश लग्न बनाएंगे, एक अलग से पत्रिका बनाएंगे। तो जब कारकांश लग्न बनाएंगे तो सूर्य को उसी लग्न में बैठना चाहिए ना फिर। हाँ, तो उस लग्न में रखेंगे ना सूर्य को। वो बनाना पड़ेगा, है वो बनाना पड़ेगा। गुरुजी इसी सॉफ्टवेयर में जब आप चार्ट में जाएंगे तो अब जेमिनी इसी में गुरुजी कारकांश लग्न आप देखिए, इसमें सूर्य बैठा है कि नहीं सर, वो इसमें लग्न में। मैं तो बिठा दूंगा ना, मुझे बिठाने में कोई दिक्कत थोड़ी। कर्क को लग्न बना लीजिए D1 में, तो राहु और चंद्रमा के साथ सूर्य रहेंगे, तो 3 ग्रह हो जाएंगे। जो सूर्य जो वृषभ राशि में है उसका क्या होगा? वृषभ में सूर्य और मंगल दोनों आगे है। समझेंगे उसका क्या होगा उसको। अभी ये 4 नंबर का बन गया। गुरुजी प्लीज शेयरिंग बंद कर दीजिए तो दिखाई देगा हम लोग को। हम लिख लेते हैं, फिर शेयरिंग बंद कर। तो ये 4 नंबर में सूर्य आ गया, पहले तो ये हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में ये इसको राउंड अप कर देंगे, ये कारकांश है, राहु और चंद्रमा है। 6 नंबर में गुरु और शनि है। 10 नंबर में केतु है। 2 नंबर में सूर्य मंगल है। और शुक्र और बुध 3 नंबर में। इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ 2-2 सूर्य हो गया, एक सूर्य यहाँ भी है, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ सूर्य के साथ राहु और चंद्रमा भी है। क्लियर हुआ आपका मनीष जी? पहले आप ऐसे सीखिए इसको। ये 4 नंबर में गुरुजी सूर्य के साथ चंद्रमा क्यों आ गया? वो पत्रिका में है ना, यहाँ देख लीजिए, पत्रिका को फिर से देख लीजिए। पत्रिका में तो अकेला सूर्य है ना गुरुजी। अभी देख लीजिए ना, यहाँ देख लीजिए। यहाँ कर्क राशि में कौन है? राहु और चंद्रमा है। हाँ, यहाँ राहु और चंद्रमा है। तो यही राहु और चंद्रमा तो मैंने लिया। ये गुरु अच्छा, और ये शनि है। हाँ 6 नंबर में। हाँ तो 6 नंबर में गुरु शनि लिया। क्लियर हो गया? तो हाँ। बाकी के ग्रहों को जो लग्न पत्रिका में है उसको एज इट इज बिठा देना है। समझ रहे हैं? हम वो बात हम समझ गए गुरुजी। हम ये कह रहे थे कि जैसे हमारे वाले में शनि हमारा मीन लग्न की कुंडली है, शनि चतुर्थ भाव में यानी कि मिथुन राशि में बैठे हैं, आत्मकारक हैं वो। और उसके बाद नवमांश में जब जाकर देखा मैंने तो वो वृषभ राशि में गए। तो वृषभ राशि में जाने का मतलब कि कारकांश लग्न हमारा वृषभ राशि का हो गया। बस उसको लग्न बना दीजिए, बाकी ग्रह जिस जिस नंबर में लग्न पत्रिका में है उसमें लिख दीजिए, हो गया। यही चीज हम कह रहे हैं गुरु। लेकिन हमारे बारे में जैसे कि इसमें लग्न, ये जो कारकांश में जो केतु को इसमें बैठा दिया, ये नहीं सुन पाए क्यों बैठाया केतु को। यहाँ पे हमने राहु चंद्रमा को कैसे बैठाया? अच्छा, मतलब ये वो लग्न बना करके और उसका कारकांश लग्न बना करके ग्रह उस तरीके से बैठाएंगे जैसे कि मेन D1 चार्ट में है। जी हाँ। तो यहाँ पर 2 सूर्य जो आप बताए गुरुजी, वो कैसे हो गए थे फिर? तो ये तो कारकांश वाला ट्रांसफर वाला सूर्य है, ये ओरिजिनल वाला सूर्य है। ठीक है। उस प्रकार से हमारे वाले में शनि 2 जगह बैठना चाहिए फिर तो गुरुजी। हाँ, शनि 2 जगह दिखाई देगा। चलिए कोई बात नहीं, पहले आप लोग आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो
आज का समय गपशप में ही गुजर जाएगा। दीप्ति पांडे, जल्दी से सवाल करो। गुरुजी, जैसे अभी आपने जो पत्रिका दिखाई उसमें सूर्य आत्मकारक बना और कर्क नवांश में गया, तो कर्क नवांश में कर्क D1 में कर्क राशि में राहु और चंद्रमा था। तो जैसे हम कल जब लिख रहे थे, वो आपने जो नोट्स लिखाए थे लास्ट क्लास में, कि यदि आत्मकारक ग्रह सूर्य हो या आत्मकारक ग्रह के साथ सूर्य हो, तो जैसे इसमें आप क्या कहेंगे? आत्मकारक ग्रह तो सूर्य है, उसके साथ चंद्रमा और राहु है, तो चंद्रमा वाला भी लेंगे? नहीं, आत्मकारक ग्रह सूर्य को पहले ले लेंगे, उसके बाद चंद्रमा को और राहु को एडिशन में समझेंगे। आज एडिशन समझने का जरूरत। और अगर जैसे कर्क राशि में नवांश में ही अगर सूर्य के साथ कोई और ग्रह होता, तो क्या उसको भी मानते कि आत्मकारक ग्रह के साथ है, या सिर्फ D1 के हिसाब से? वो D1 के हिसाब से ही मानते। धन्यवाद गुरुजी। अब कहता है आत्मकारक नवांश में सूर्य व राहु का फल। ठीक है। रवि राहु व्याम सर्प निधनम। तो छोटी छोटी बातें हैं, उसको समझिएगा। आत्मग्रह के साथ कारकांश लग्न में सूर्य व राहु स्थित हो तो मनुष्य की मृत्यु सांप के काटने से होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को सांप के काटने की बात को नहीं लेते हुए हम कहते हैं किसी भी तरह के विष से, जहर से मृत्यु संभव है। हम विष ग्रहण कर ले, सर्पदंश हो जाए, या कोई खाना विषाक्त खा लें जिसकी वजह से हमारी मृत्यु संभव है। और हमेशा से इस बात का ध्यान रखना होगा, यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो जो लिखा गया है वो प्राप्त नहीं होगा, उसका बदला हुआ रूप हमको प्राप्त होगा। क्लियर हो गया? तो पहले हम लोगों को इस बात को समझना है। अब आगे कहता है शुभ दृष्टि सन्निवृत्ति, शुभ दृष्टि सन्निवृत्ति। दूसरे ही सूत्र में लिख देता है यदि यहाँ सूर्य और राहु शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो अशुभ फल अर्थात सांप काटने का भय नहीं होता, अर्थात उससे निवृत्ति मिल जाती है। शुभ दृष्टि सन्निवृत्ति। ठीक हो गया? आगे जो सूत्र लिखता है वो लिखता है शुभ मात्र संबंधा जांग गलिका। कारकांश लग्न में स्थित सूर्य एवं राहु को सिर्फ शुभ ग्रह ही देखता हो या संबंध रखता हो तथा अशुभ ग्रहों से कोई संबंध न हो तो मनुष्य विष वैद्य, जहर का चिकित्सक हो जाएगा, जहर का चिकित्सा करने वाला हो जाएगा। इस स्थिति में उसे सर्पदंश का भय समाप्त हो जाएगा। अर्थात सूर्य राहु के साथ है तो हम को सर्पदंश का भय नहीं होगा। यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी, अगले क्लास में दृष्टियां पढ़ा देंगे आप लोग, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी तो ऐसे स्थिति में वो विष वैद्य अर्थात ऐसे किसी भी प्रकार के विष से संबंधित डॉक्टर होगा, चिकित्सक होगा, जो आपके शरीर में यदि किसी भी प्रकार का विष फैला हुआ है तो उससे आपको बचाएगा। तो यहाँ विष वैद्य होने की भी संभावना बन जाती है। यदि सूर्य के साथ राहु हो तो ऐसे स्थिति में यदि गुरु या शुक्र की दृष्टि हो जाए, शुभ चंद्र और बुध की दृष्टि हो जाए तो ऐसे स्थिति में हम सांप के काटने से मृत्यु नहीं होगी, अर्थात हम विष वैद्य बन जाएंगे। आगे का कुज मात्र दृष्टि गृह दाह को अग्निदो वा, ये लिख ऐसा देता है कि आप लोगों को और हम लोगों को समझने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। कारकांश लग्न में यदि सूर्य एवं राहु को केवल मंगल देखता हो, क्लियर हो गया, तो क्या होगा? मनुष्य अपने घर में आग लगाने वाला होता है। अब घर में आग से ही लगाया जाए ऐसा संभव नहीं है, और भी प्रकार से आग लगाया जा सकता है, या घर में आग लगने का प्रबल भय होता है तो आग लग भी सकता है और आग लगाया भी जा सकता है। आग लगाने में के अर्थ में बहुत सारे व्याख्या जुड़ सकते हैं और आग लगने के अर्थ में कोई व्याख्या नहीं जुड़ेगा, अर्थात अग्नि का भय उसके घर में होगा। यदि सूर्य और राहु
कारकांश लग्न में हो और उसको मंगल की दृष्टि देखे तो घर में आग लगने का भय होगा। साथ में जिस भी व्यक्ति के पत्रिका में ये दोष है वो ऐसे स्थिति में वो स्वयं अपने घर में आग लगाता है। आगे लिखता है शुक्र दृष्टे नदाह न दाह, अर्थात कारकांश लग्न में स्थित सूर्य राहु को यदि शुक्र देखता हो तो गृहदाह का फल नहीं होता। अर्थात मंगल तो देख ही रहा है तो उसको आग लगाने का भय तो हो ही गया है, लेकिन साथ में यदि शुक्र देख लेता हो तो उसको गृहदाह का फल नहीं होता है। इस स्थिति में केवल अग्नि दानादि रूप में फल ही प्राप्त होता है। अग्नि दान करते हैं, ये सब बड़ी पुरानी बातें हैं। अब तो आग दान की कोई बात ही नहीं आती है, कोई आपके घर माचिस मांगने भी नहीं आता। पहले तो आग मांगने आ जाते थे। हम अपने बचपन में देखे हैं, आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा। हम चूंकि हमारा बचपन गांव में गुजरा था तो आग मांगने के लिए लोग आ जाता था। आपका चूल्हा जल गया है तो थोड़ा आग दे दीजिए, दूसरा अपना चूल्हा जलाएंगे। क्लियर हो गया? तो अग्नि दान का फल प्राप्त होता है ऐसा आपको कहा गया है। तो यहाँ अग्निदाह का भय नहीं होता, अग्निदान आदि रूप का फल प्राप्त होता है। तो यहाँ अब अग्निदान का मतलब है कि अगर शुक्र है तो ऐसे में आपके क्रोध में कमी आ जाएगी, आप क्रोधी नहीं होंगे। विशेष व्याख्या में इसको इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि आग से क्रोध की समीक्षा भी की जा सकती है। आग को क्रोध के रूप में माना जा सकता है। अब आगे कहता है गुरु दृष्टेश का समोपगृहात, कारकांश लग्न में स्थित सूर्य एवं राहु को यदि केवल गुरु देखता हो तो घर के पास वाले स्थानों में आग लगती रहती है। इसका मतलब पहले मंगल तो देख ही रहा है, अब गुरु देख रहा है, गुरु भी देख रहा है। इस स्थिति में घर के आसपास के घरों में आग लग सकती है, लेकिन आपका घर सुरक्षित रहता है, आपके घर में आग नहीं लगता। ये हो गया। इस तरह से थोड़ा थोड़ा फलों को पढ़ने की जरूरत है। उसी तरह से कहा गया आत्मकारक व गुलिक। अब गुलिक पत्रिका में निकल जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। समय रहा तो गुलिक का स्थापना कैसे किया जाता है वो हम बताने का प्रयास करेंगे। नहीं तो गुलिक एक क्लिक कीजिएगा और उसको उसमें गुलिक प्राप्त हो जाएगा, उसको प्राप्त करके आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है? तो कहा जाता है सगुलिके विशदो विषहतो वा, आत्मकारक नवांश में यदि आत्मकारक के साथ गुलिक भी हो तो दूसरों को विष से मारने वाला स्वयं विष द्वारा मरने वाला होता है। इसका मतलब है कि या तो आप दूसरों को विष से मारें या स्वयं ही विष से मर जाएं, इसकी संभावना होती है। गुलिक से युक्त आत्मकारक व ग्रहों की दृष्टि। अब गुलिक से युक्त है कौन? आत्मकारक। आत्मकारक ग्रह के साथ कौन बैठ गया? गुलिक बैठ गया। अब कहता है कारकांश लग्न में आत्मकारक के साथ गुलिक हो और उन्हें चंद्रमा देखता हो तो मनुष्य या तो स्वयं चोर होता है या उसके धन को चोर चुरा ले जाता है। अर्थात पहले क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? आत्मकारक के साथ पहले राहु था, अब आत्मकारक के साथ कौन हो गया? गुलिक हो गया। अब यहाँ सूर्य के साथ नहीं है, किसी भी आत्मकारक कोई भी हो सकता है, उसके साथ गुलिक हो और उसको चंद्रमा देखता हो तो मनुष्य या तो स्वयं चोर होता है या उसके धन को चोर चुरा लेते हैं, इसकी संभावना अधिक होती है। बुद्धमात दृष्टे बृहद बीजः, अर्थात कारकांश लग्न में आत्मकारक के साथ गुलिक हो और उसको केवल बुध देखता हो तो मनुष्य के अंडकोश बड़े होते हैं, हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए इसके कुछ बातें हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं होंगी। कुछ बातों को याद रखने के लिए अगर रटना भी पड़े तो रट सकते हैं, ठीक है ना? और 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा।
तो गुलि को यदि केवल अकेला बुध देखता हो तो ऐसे जातक के अंडकोश बड़े होते हैं, ये समझने की जरूरत है। अब आत्मकारक व केतु, अब जो मनीष जी आपका प्रश्न है कि आत्मकारक के साथ केतु, चत्र केतु पाप दृष्टि कर्ण छेदक कर्ण रोगो वा, कारकांश लग्न में यदि केतु हो, उसे पाप ग्रह देखता हो, तो मनुष्य के कानों में रोग होता है, या तो उसके कानों को काटा जाना अर्थात ऑपरेशन आदि संभव है। समझ रहे हैं? कारकांश लग्न में यदि केतु हो और पाप दृष्टि और सिर्फ पापी ग्रहों से दृष्ट हो, तो उसके कानों में रोग होता है और कानों का काटा जाना संभव है, अर्थात कान का ऑपरेशन आदि क्रिया किया जा सकता है। शुक्र दृष्टि दीक्षितः, ये बहुत अच्छा लिखा गया है। आत्मकारक नवांश में आत्मकारक के साथ केतु स्थित हो और शुक्र देखता, तो मनुष्य विविध यज्ञादि धार्मिक क्रियाओं में दीक्षित होता है। मनुष्य विविध यज्ञादि धार्मिक क्रियाओं में दीक्षित होता है। आत्मकारक कोई भी ग्रह हो, उसके साथ केतु आ जाए और शुक्र से दृष्टि मिल जाए, तो ऐसे जातक धार्मिक क्रियाओं में बहुत आगे बढ़ता है, दक्ष होता है। बुध शनि दृष्टि निवीर्यः, आत्मकारक नवांश या आत्मकारक के साथ केतु स्थित हो, ये तो रेगुलर में है, उसे यदि बुध व शनि इसमें देखते, गुली खट गया ना गुरुजी अब? हाँ अभी गुली खट गया। बुध व शनि देखते हो तो मनुष्य नपुंसक अर्थात संतान उत्पत्ति में असमर्थ होता है। फिर से समझिएगा कि आत्मकारक नवांश में आत्मकारक ग्रह के साथ केतु स्थित हो, तो उसे यदि बुध व शनि देखते हो तो मनुष्य नपुंसक अर्थात संतान उत्पत्ति में असमर्थ होता है। बुध शुक्र दृष्टि पौनः पुनिको दासी पुत्रो हुआ, आत्मकारक नवांश में केतु स्थित हो, यदि उसे बुध और शुक्र देखते हो तो मनुष्य एक ही बात को बार बार दोहराता है। बुध और शुक्र यदि देखते हो तो एक ही बात को बार बार दोहराता है। पहला तो ये हो गया, दूसरा है वह दासी का पुत्र, अर्थात किसी वेश्या या देवदासी या बहुपतिका नारी से उत्पन्न होता है। इस चीज को आप लोग आज के जमाने से जोड़ करके नहीं देख सकते। ये दासी का पुत्र, वेश्या का पुत्र या देवदासी या बहुपतिका नारी, ये सब कल्पना आज से 100 साल 150 साल पुरानी है। समझ रहे हैं ना? उस समय पुराने समय पे दासी से भी पुत्र संभव था। वेश्या आदि के घर में हमारा लगातार जाना आना राजाओं का होता था, तो वहां भी पुत्र संभव था। देवदासी अर्थात यदि घर में आपके किसी कार्यवश, किसी मान लीजिए कि आपके सुलभता के लिए कोई कार्य आपके घर में कोई दासी करती है और उससे जो उत्पन्न पुत्र होता है उसको देवदासी भी कहते हैं। हो सकता है कि आपके माता की दासी हो, आपके पिता की दासी हो, उसको देवदासी भी बोला जा सकता है। ठीक है ना? तो उससे उत्पन्न पुत्र कहा जा सकता है। बुध और शुक्र दृष्टि पौनः पुनिको दासी पुत्रो हुआ, शनि दृष्टि तपस्वी प्रेष्यो हुआ। आत्मकारक नवांश में आत्मकारक के साथ केतु स्थित हो और शनि देखता हो तो मनुष्य तपस्वी होता है। तो आत्मकारक नवांश में शनि यदि हो तो ऐसे ही तपस्वी होता है, और पहले से आत्मकारक के साथ यदि केतु हो गया और शनि की दृष्टि हो गई तो मनुष्य तपस्वी भी हो सकता है, अर्थात या समझिएगा, अथवा दास कर्म करने वाला, अर्थात कोई नौकरी चाकरी करने वाला होता है।
किसी की दास्तां स्वीकार करने वाला होता है। राजा के घर में नौकर चाकर होते हैं, मंत्री है, सैनिक है, किसी भी तरह का दास कर्म करने वाला होता है। शनि के अलावा और भी कोई ग्रह देखता हो तो भी यह फल होता ही है क्योंकि शनि के द्वारा प्रदत्त फल को और ग्रहों के फल से काटा जाना यहाँ संभव नहीं है। शनि मात्र दृष्टे संन्यास सभासः कहता है कि आत्मकारक नवांश में केतु स्थित हो और केवल शनि, अन्य कोई ग्रह नहीं देखता हो तो मनुष्य सन्यासी जैसा जीवन बिताता है, परंतु सन्यासी नहीं होता। संन्यासाभास से तात्पर्य है कि सन्यास जैसा रहन सहन होता है, सन्यासी जैसा रहन सहन होता है, लेकिन वो कपटी सन्यासी होता है, सन्यासी होने का ढोंग करता है, दूसरों के साथ कपट करता है। ये तो आजकल वर्तमान समय में आप समझते ही हैं कि कितने प्रकार के सन्यासी हो गए हैं। ठीक है, एक सन्यासी बाबा रामदेव भी है, एक सन्यासी श्री श्री रविशंकर भी है, एक सन्यासी जगत गुरु जग्गी भी है। कितने साधु हैं, कितने सन्यासी हैं। आप सबको अगर अलग अलग दृष्टि से देखेंगे, और बहुत सारे वाराणसी में ऐसे सन्यासी हैं जो बहुत विद्वान हैं, जिन लोगों को वहाँ की बात पता नहीं हो, उनको लिए हम आप लोगों को कहना चाहेंगे, और पता नहीं वो कहाँ किस झोपड़ी में रह रहे हैं, और बहुत विद्वान है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोग वहां जा करके, जिनको पता होता है कि ये व्याकरण के महारथी हैं, इनको अंग्रेजी बहुत अच्छा आता है, इनको ये भाषा आता है, वो उनसे सीख लेते हैं। लेकिन बहुत सारे सन्यासी ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े महलों में रहते हैं। हम और आप जितना भोग नहीं करते, उससे ज्यादा भोग करते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, एसी कमरे में रहते हैं। उनके आज ठंड में हम यहाँ कोट पैंट और मफलर के साथ बैठे हैं, वो हीटिंग सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम में रह सकते हैं। तो बाकी ये तो अपना उनका जीवन, आजकल के सन्यासियों का जीवन शैली है, जबकि सन्यासी को कहा गया है कि वो हर समय सम रहता है, दुख में भी सम, सुख में भी सम। तो जाड़े में भी सम और गर्मी में भी सम रहता है। उसको ठंड और गर्म भी ज्यादा परेशान नहीं कर। ठीक है, ठंड आएगी तो 2 कपड़े शरीर के ऊपर रखेंगे, आग के पास बैठेंगे। लेकिन वर्तमान समय में सन्यासियों का रूप रंग बदला हुआ है, तो अब सबको कपटी तो कहा नहीं जा सकता, और कपटी सन्यासी होगा ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक समझते हैं तब तक तो हम कितने गुरु मंत्र जप लिए होते हैं, और कितने दिन उनको हृदय में समा लिए होते हैं कि हमारे गुरु जी हैं, ये सन्यासी हैं, ये बड़े सन्यासी हैं। तो यदि केवल शनि देखे तो ऐसा जातक सन्यासी नहीं होकर के कपटी सन्यासी हो जाता है, अर्थात छल करने वाला, झूठ फरेब बोलने वाला सन्यासी होता है। तो यहां पर आप लोगों ने समझ लिया। अब आत्मकारक व सूर्य शुक्र की दृष्टि से व्यवसाय की बात कर ले। सभी प्रकार की बात आत्मकारक और कारकांश लग्न से की गई है। उसमें से कहता है तत्र रवि शुक्र दृष्टे राज प्रेष्य। तो कारकांश कुंडली में लग्न पर अर्थात आत्मकारक पर सूर्य व शुक्र की दृष्टि हो तो मनुष्य राजा का नौकर होता है। सूर्य और शुक्र, वह का मतलब और है, अकेले सूर्य की दृष्टि की बात नहीं कही जा रही, सूर्य और शुक्र दोनों की दृष्टि की बात कही जा रही। तो सूर्य और शुक्र दोनों की दृष्टि हो तो नौकर होता है। प्रेष्य शब्द का अर्थ ही है कि जो आदेश मिलेगा उस काम को करना, प्रेषित करना, भेजना। हम किसी को कहीं भेज देते हैं कि तुम वहां चले जाओ, ये काम करके आ जाना, तुम वहां चले जाओ, ये काम करके आ जाना। तो ऐसे में राजा का जो गुप्तचर है या सहचर है या कर्मचारी है, जो संवाद लेकर के या किसी कार्यवश या
किसी कारणवश एक जगह से दूसरे जगह जाता है, जिसको संदेशवाहक कहते हैं। और वर्तमान समय में संदेशवाहक हो चाहे चपरासी किसी भी प्रकार का नोटिस तामील करने के लिए आपके घर गया हुआ हो, लिपिक हो जिसको कि कोई चीज प्रेषित किया गया हो कि ये चीज लिख पढ़ करके हमारे समक्ष उपस्थित करो, तथा अन्य सक्षम इसी तरह के कार्य करने वाले कर्मचारी आदि की बात यहाँ कही जा रही है। यहाँ किसी बड़े ऑफिसर की बात नहीं कही जा रही है कि आप राजकीय पद से पद पर प्रतिस्थापित होंगे, ऐसा नहीं कहा गया। सूर्य और शुक्र दोनों की दृष्टि हो तो मनुष्य राजा का या सरकार का नौकर होता है, या किसी बड़े कंपनी में भी छोटे पद पर स्थित होता है, बड़े पद पर स्थित नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को पराशर ने कारकांश लग्न में केतु पर सूर्य और शुक्र की दृष्टि होने पर भी यही फल कहा है। तो यहाँ तो पहले हम कारकांश लग्न को जैमिनी के अनुसार पढ़ रहे हैं, फिर कारकांश को हम पराशरी के अनुसार भी एक एक श्लोकों को पढ़ेंगे। हमने कहा है कि जितने चैप्टर पराशरी में दिया गया है उसको श्लोक बाय श्लोक पढ़ने की जरूरत है, तो वहां भी हम लोग जा करके समझेंगे। आगे लिखा जाता है, रीफे बुधे बुध दृष्टे वा मंदवत। कारकांश लग्न से दशम स्थान में बुध स्थित हो या वहां बुध की दृष्टि हो तो समस्त फल शनि की तरह समझना चाहिए। अब यहाँ समस्त फल शनि की तरह क्यों समझना चाहिए? शनिवत बुध तो होता नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कारकांश लग्न से दशम स्थान में बुध स्थित हो या बुध की दृष्टि हो तो समस्त फल शनि की तरह समझना चाहिए। अर्थात ऐसे स्थिति में मनुष्य अपने व्यवसाय में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। यदि शनि से प्रसिद्धि को जोड़ा गया है, पराशर में शुक्र से प्रसिद्धि को जोड़ा गया और जैमिनी में शनि से प्रसिद्धि को जोड़ा गया है, क्योंकि वहां भी ये चीज कहा गया है। आप लोगों को पहले इस बातों को समझना होगा कि शनि मास का कारक होता है, भीड़ का कारक है, जनता का कारक है, समझ रहे हैं ना। और आप उसके नेता हैं, यदि शनि अच्छा है तो वहां भी प्रसिद्धि बोला जा रहा है, लेकिन बहुत स्पष्टता से नहीं। विशेष प्रसिद्धि के लिए किसको लिया जा रहा है? शुक्र को लिया जा रहा है। और यश के लिए किसको लिया जा रहा है? सूर्य को लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ प्रसिद्धि हेतु शनि को लिया जा रहा है। ये आपको पिछले क्लास में भी बताया था, इस क्लास में भी आप इस विषय को सुन रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। तो कहा जा रहा है कि यदि बुध की वहां दृष्टि हो जाए, बुध स्थित हो जाए या बुध की वहां दृष्टि हो जाए, कहाँ? कारकांश लग्न में दशम स्थान में। कारकांश लग्न बन गया, अब ये दशम स्थान है, यहाँ बुध की दृष्टि हो जाए किसी कारण से तो वो शनि की तरह ही फल को समझना चाहिए। अर्थात ऐसे स्थिति में वो बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। शुभ दृष्टे स्थेभ्य, तो यहाँ कहा जा रहा है कि अब बुध के अतिरिक्त यदि शुभ ग्रह देखते हो तो मनुष्य स्थिर बुद्धि का। अब यहाँ पे बड़ा आराम से कहा जा रहा है कि मनुष्य स्थिर बुद्धि का, दृढ़ निश्चयी तथा जमकर व्यवसाय करने वाला होता है। पहले अगर सिर्फ बुध देख रहा था तो प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाला होता है। बुध के अतिरिक्त अब और कोई ग्रह दशम को देख रहा है, अर्थात गुरु देख रहा है, शुक्र देख रहा है, तो ऐसे में स्थिर बुद्धि वाला, दृढ़ निश्चयी और जमकर व्यवसाय करने वाला होता है। अर्थात बुध के फल में और वृद्धि हो गई। मान लीजिए कि कारकांश लग्न से दशम स्थान में बुध बैठा, उसको गुरु या शुक्र देख रहा हो तो ऐसा जातक बहुत बड़ा व्यवसायी हो सकता है, दृढ़ निश्चयी हो सकता है, स्थिर बुद्धि वाला हो सकता है। अब आगे कहता है, रवो गुरु मात्र दृष्टे गोपाल। अब यहाँ बुध नहीं है, अब कह रहा है कि दशम स्थान में यदि सूर्य स्थित हो, कारकांश लग्न से दशम स्थान में सूर्य स्थित हो
और उसे अकेला गुरु देखता हो, गुरु के अलावा और कोई नहीं देखता हो, तो मनुष्य गाय आदि दुधारू जानवरों का व्यवसाय करने वाला होता है। तो अब यहाँ क्या है कि इससे ज्यादा दशम स्थान की चर्चा नहीं की गई, तो हमको इतने से अन्य ग्रहों की स्थिति और उसके ऊपर दृष्टि अन्य ग्रहों का जब होगा उसको उससे संबंध रखते हुए हम लोगों को व्यवसाय आदि का निर्णय करना पड़ेगा। ठीक है, अन्य विधा भी है व्यवसाय आदि के कार्य क्षेत्र आदि के निर्णय करने के लिए, लेकिन यहाँ कारकांश लग्न से दशम स्थान में जो ग्रह स्थित हो अर्थात जिस ग्रह की दृष्टि हो उससे हमारा व्यवसाय भी समझा जाता है। इसीलिए प्रमुखता से दशम स्थान कार्य व्यवसाय के लिए कहा ही गया है, तो प्रमुखता से हम लोग लग्न से जो दशम स्थान होगा उस स्थान से कारकांश लग्न से जो दशम स्थान होगा उस स्थान से व्यवसाय आदि की बात करेंगे। जो भी ग्रह वहां स्थित होगा उस ग्रह के अनुकूल या जो ग्रह उस भाव को देख रहा होगा उस भाव के उस ग्रह के दृष्टि के प्रभाव से प्रभावित होकर जिस भी प्रकार के कर्म को बताया जाएगा वो कर्म करने वाला होगा। क्लियर हो गया? रवि कुमार जी बताइए क्या प्रश्न है? आज विषय को यहीं तक रखेंगे, अगले क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। आपने पहले बताया कि अगर बुध दशम स्थान में है और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, उसमें आपने बोला गुरु और शुक्र से दृष्ट है। तो सर गुरु से तो दृष्ट हो सकता है, शुक्र से तो बुध दृष्ट होगा नहीं, तो नहीं, उसमें हम ये यहाँ होगा, आप चिंता मत कीजिए, अगले क्लास में दृष्टि पढ़ा करके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? अच्छा, जहां पर संभव है मैं आपको बता दूंगा दृष्टि देख करके। आप कहेंगे यहाँ पे ग्रहों की दृष्टियां होती ही नहीं है, राशियों में बैठे ग्रह उसको देखेंगे। ठीक है ना कुंभार जी? यहाँ चर राशि में नॉर्मली होता है, बता देते हैं 2 लाइन में, आप लोग को याद रखना हो तो रखिएगा। चर राशि अपने अगले स्थिर राशि को छोड़ करके सभी स्थिर राशि को देखता है, स्थिर राशि अपने पिछले चर राशि को छोड़ करके सभी चर राशि को देखता है, दुस्वभाव राशि अपने आप को छोड़ करके सभी दुस्वभाव राशि को देखता है। तो यहाँ चर स्थिर और दुस्वभाव राशियों की दृष्टि की बात है। हम आपको एक फिगर के साथ इसको बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपके मन में बैठ जाए, आप लोगों को याद हो जाए। इसलिए यहाँ शुक्र बुध को देख सकता है। पराशरी में शुक्र बुध सूर्य आपस में तीनों दृष्टि में नहीं होते, लेकिन जैमिनी में शुक्र बुध को देख सकता है। क्लियर हुआ? जी सर इसमें बस एक और छोटा सा प्रश्न है। इसमें सर हमने दृष्टि की बात की, साथ में हो तो भी हम वैसा ही फल बोलेंगे या अलग बोलेंगे? साथ में हो तो भी वैसा फल बोलना चाहिए। बोल सकते हैं, ओके, धन्यवाद सर। थोड़ा बहुत कारकत्वों में अंतर है। हमने जो उस दिन लिखाने का प्रयास किया था, आप लोग घोड़ा पराशर में जाकर के पढ़ लीजिएगा, 2-3 का वर्णन किया था, बाकी हमने छोड़ दिया था। वो घोड़ा पराशर में जाकर के पढ़ लीजिएगा। कुछ कुछ जगहों पर लगेगा कि भिन्नता है, बाकी जगहों पर भिन्नता नहीं होगा, अर्थात 70% भिन्नता नहीं होगी, 30% भिन्नता होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया ना, बुध है और उसको वो बुध देख रहा है तो फल शनि की तरह प्रसिद्धि प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ऐसे बात अपवाद स्वरूप याद रखने होंगे। क्लियर हो गया? विद्या क्या है? गुरुजी बोर्ड पे जो कुंडली बना है कारकांश का, वहां एक ही सूर्य रहेगा ना? बड़ा चित अनुराधा जी, आप थोड़ा संभालिए क्लास को। गुरुजी हम एक्चुअली क्यों कंफ्यूजन हो रहा है हम बता रहे हैं गुरुजी। हम लोग के पास जो सॉफ्टवेयर है, आप उस सॉफ्टवेयर में जब जेमिनी देखेंगे तो उसमें कारकांश कुंडली में जैसे आपने बताया कि उसको राउंड ऑफ कर लीजिए, तो ये 2 जगह सूर्य या हमें 2 जगह चंद्रमा दिख रहा है।
इससे ये लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। वो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। ये सॉफ्टवेयर को हम लोग कंसिडर करके जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा वो जो है जिसको कहते हैं मति भ्रम हो जाता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। वो दो आएगा सूर्य नहीं, आएगा, कोई सूर्य बात एक ही रहेगा। थोड़ा सा ठीक। कंफ्यूजन रहेगा गुरुजी, जैसे नहीं हमें नहीं 12 समझ में सूर्य, आया। हम लोग 12 सूर्य की कल्पना करते हैं, 12 सूर्य होते हैं, इसीलिए चिंता मत। 2 जी सूर्य गुरुजी, हो थोड़ा गया सा तो क्या ये है। इसकी टेक्निकलिटी को समझने के लिए थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि हमने जो अभी तक समझ में आया कि है ऑलमोस्ट वैदिक जैसा ही, जो आपका अभी जो आपने कहा कि 70%, जैसे हमें मालूम है बुध से व्यवसाय होता है, शनि से नौकरी के बारे में पता चलता है। एक डिफरेंस बस शुक्र और शनि का भी समझ में आया। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है जो हम लोग लैक कर रहे हैं। एंड आई होप हमारे सभी फ्रेंड्स जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो विद्या चिंता जी, मत 2 सूर्य हो तो अच्छी बात है, 12 सूर्य हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो इट्स अ गुड थिंग। राकेश नहीं गुरुजी, कौशल जी। हाँ जी। गुरुजी यहाँ पे मतलब जो कारकांश कुंडली में जो सूर्य मतलब कोई भी ग्रह होगा जो आत्मा कारक है वो रहेगा, तो D1 का उस वो ग्रह को नहीं लेंगे ना, ले बाकी लेंगे, सबको क्या लेंगे? दिक्कत है, अरे आगे ले लेने लेंगे। बता देंगे, चिंता मत करो। अच्छा। आगे लेने बता देंगे। सब लेंगे ग्रह जैसे विद्या जी, जैसे सब लेंगे। जैसे गोचर में हम चंद्रमा को गोल करते थे ना, और अन्य चंद्रमा को भी लगाते थे, उसी जी तरह से जी जी यहाँ समझो। जी जी जी। बाकी कई जगहों पर अनुराधा जी हमारे इसमें भी बताया गया है कि पूरे नवांश को ही कारकांश बना दिया जाता है। तो इसीलिए बहुत लोगों के मन में भय, ये भ्रम चल रहा है, तो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, चिंता न करो। राकेश कौशल जी बताइए। गुरुजी ये दशम का आपने बताया, ये कौन से श्लोक संख्या क्या है इसकी प्राशर शास्त्र में? पराशर वाला शास्त्र में कारकांश चैप्टर में जाइएगा ना, कारकांश चैप्टर में मिल जाएगा। अच्छा, दशम वाला ये 112 नंबर पेज में है, जाइएगा। ठीक है। कारकांश वाला 112 नंबर पेज में हो रहा पर वो अलग से पढ़ाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। तो चलिए 34 ये, अध्याय है। हाँ, तो साल के अंतिम संध्या है, ठीक है ना। आप सबको नए साल की शुभकामना देते हैं, कहते हैं कि समझ में भी वृद्धि हो, जेमिनी को भी समझ सकें और स्थिर बुद्धि के साथ ज्योतिष को और अच्छी तरह से समझ सकें, और का आशीर्वाद रहे गुरुजी। बिल्कुल हमारा जो भी स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग है वो प्राप्त होता रहेगा। वो आज नहीं, सिर्फ 2023 या जब तक आपका फीस लिए हैं उस समय तक ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन पर्यंत तक आपको सहयोग के लिए हम भरोसा दे सकते हैं। धन्यवाद। बाकी आगे का तो नहीं समझते हैं कि क्या आपको हमारे लिखने से या हमारे YouTube पे या आप लोगों के पास जो हमारा बोला हुआ चैप्टर आपके पास हार्ड कॉपी के वीडियो के रूप में चला जाता है। हम अपने जगह पे हार्ड कॉपी देते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं देता। वो 6 महीने का वैलिडिटी देता, 3 महीने का देता कि आप वहीं पढ़िए, वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को हार्ड कॉपी के रूप में जो प्राप्त होता है उससे आप भी पढ़ेंगे, हो सकता है कि अगले जनरेशन को भी लाभ हो जाए। तो उत्तम स्वास्थ्य रहे सबकी, अगले साल आने वाली जो भी आकांक्षाएं हैं वो पूरी हों, और जो जिसमें आप लोगों को महारत हासिल हो, यही हमारे तरफ से शुभकामना है। सर अगले साल किताब लिखते हैं ना, ऐसा आपके साथ मिल के लिख रहा हूँ सर। बिल्कुल, बहुत आपको भी शुभकामना है कि आप किताब पूरा करने में सक्षम हो जाए, और जिनको भी आपको भी दिल्ली आने एडवांस का अवसर रेकमेंड प्राप्त हो, जिनको भी दिल्ली आने का मौका मिले, वो एक बार अपना दर्शन हमारे यहाँ दे जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही मैं अपेक्षा आऊंगा। है। वो जो बहुत थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ उसको लेके आऊंगा सर। जी हाँ, तो सर बहुत मुझे बहुत आना है। धन्यवाद। सर मैं मिलूंगी हाँ, जल्दी आके आपसे, दिल्ली आने वाली हूँ मैं। आ जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नए वर्ष की प्रणाम। शुभकामनाएं। हाँ नव वर्ष की सभी को प्रणाम गुरुजी, नए साल की शुभकामनाएं आपको भी। नए वर्ष की शुभकामनाएं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।